नमस्कार मित्रों, जीएस गुरु आशु जी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशुतोष आपके लिए पाठ नंबर 5 को लेकर हाजिर हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का पाठ नंबर 5, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। हमने पढ़ा हम डेली लाइफ के अंदर रसायनों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से? जैसे जल, दूध, साबुन, चाय, ये सब के सब रासायनिक रूप से रासायनिक पदार्थ होते हैं। इन रासायनिक पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। इन रासायनिक पदार्थों को हमने 3 भागों में बांटा: अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल क्षार के उदाहरण जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्षार के उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लवण के उदाहरण जैसे फिटकरी। ठीक। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अम्ल की जो अवधारणा दी गई, तो अम्ल की अवधारणा दी गई सबसे पहले अर्हेनियस महोदय ने अवधारणा दी कि जो पदार्थ जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन और H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना। ब्रोंस्टेड और लोरी दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जिन क्षेत्रों के अंदर या जिन पदार्थों की या जिन यौगिकों की परिभाषा अर्हेनियस महोदय परिभाषित नहीं कर पाए कि अम्ल क्षार के बारे में, उनके बारे में इन्होंने परिभाषित किया। अर्हेनियस महोदय की सीमा थी कि जिनमें H+ आयन, यानी जिन पदार्थों में H+ आयन होगा या OH- आयन होगा वो ही अम्ल क्षार की प्रकृति दर्शा सकते हैं। लेकिन और भी अन्य पदार्थ होते हैं जिनमें H+ आयन या OH- आयन नहीं होता है, तो वो अपनी प्रकृति को कैसे दर्शाएंगे? तो इन्होंने जो संकल्पना दी उसको कहते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार, संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना, संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना। इस संकल्पना में इन्होंने ये बताया कि जो पदार्थ प्रोटॉन देते हैं या जो यौगिक प्रोटॉन देते हैं वो तो होते हैं अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, उस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं, वो क्षार होते हैं। अर्थात अम्ल क्या हो गए इसमें? प्रोटॉन दाता, जो प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन आपको पता है, कल हमने बात की थी, H+, इसको प्रोटॉन कहते हैं। ठीक। क्षार प्रोटॉन ग्राही, क्षार क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि अम्ल प्रोटॉन दाता है, क्षार प्रोटॉन ग्राही है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये एक अम्ल है और ये हमने यहां एक क्षार ले लिया। अब ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार इस अम्ल के पास प्रोटॉन है और इसके पास प्रोटॉन नहीं है। अब प्रोटॉन नहीं होने के कारण ये क्षार हो गया और इसके पास प्रोटॉन होने के कारण ये अम्ल हो गया। ये प्रोटॉन इसको दे देता है। ठीक। अब प्रोटॉन इसको देने के कारण फिर ये बन जाता है Hb और A-, अर्थात ये इन्होंने A ने इसको प्रोटॉन दे दिया। अब ये जो अम्ल है ये क्या है? अम्ल। इसका संयुग्मी क्षार क्या हो गया? इसका संयुग्मी क्षार हो गया ये A-, इसका संयुग्मी क्षार हो गया। अब इधर क्या बना? ये अम्ल बना, तो ये संयुग्मी, ये हो गया क्षार। अब इसका संयुग्मी अम्ल क्या हो गया? ये संयुग्मी अम्ल हो गया इसका। तो इस प्रकार ब्रोंस्टेड-लोरी महोदय ने ये जो हमें परिभाषा दी कि जो प्रोटॉन दाता है वो अम्ल है और जो प्रोटॉन ग्राही है वो क्षार है। और इस प्रकार जो उत्पाद में बनते हैं ये अम्ल है, तो इसका संयुग्मी क्षार A- हो गया, और B अगर क्षार है तो Hb इसका संयुग्मी अम्ल हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं।
H2O प्लस NH3। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन देने के लिए किसके पास है। प्रोटॉन देने के लिए आपको पता है जल के पास है, अमोनिया के पास प्रोटॉन नहीं है, देने के लिए कमी है। इसलिए ये जो जल है ये प्रोटॉन दाता है यहाँ पे। तो क्या बनेगा, NH3 NH4 प्लस प्लस OH माइनस, यानी इसने जो है अपना प्रोटॉन इसको दे दिया। अब हम समझ गए कि अगर ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये क्या है, अम्ल, और ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, क्षार। ठीक है, अब प्रोटॉन ग्रहण करके जो ये क्षार था ये बदल गया इसके संयुग्मी अम्ल में, संयुग्मी अम्ल में, और इस अम्ल का संयुग्मी क्षार में ये बदल गया, ये संयुग्मी क्षार हो गया। तो इस प्रकार ब्रोंस्टेड-लोरी जो थे उन्होंने संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा दी। उस अवधारणा के आधार पर जो प्रोटॉन देने वाला है वो अम्ल हो गया, जो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला है वो क्षार हो गया। लेकिन इसमें बनते युग्म में है कि जब ये अम्ल बना है तो इसका संयुग्मी क्षार भी बनेगा, और ये संयुग्मी क्षार बना है तो इसका संयुग्मी अम्ल भी बनेगा। तो इस प्रकार ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा होती है कंप्लीट। अब हम आगे देखते HCl H2O। ठीक, यहां प्रोटॉन दाता ये है और यहां प्रोटॉन ग्राही ये है, क्योंकि ये आसानी से आयनित हो जाता है, तो इसके कारण ये प्रोटॉन दाता इसको प्रोटॉन दे देता है अपना, और ये बदल जाता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन में, और ये बदल जाता है क्लोराइड माइनस आयन में। तो यहां पर प्रोटॉन दाता ये होने के कारण ये अम्ल है, तो इस अम्ल का संयुग्मी क्षार हो गया, ये संयुग्मी क्षार हो गया इसका। ठीक है, फिर यहां क्षार जो है वो ये है, तो इसका संयुग्मी अम्ल हो गया ये संयुग्मी अम्ल, अर्थात यहां जोड़े के अंदर बनते हैं, पेयर के अंदर बनते हैं। जैसे अम्ल, ये अम्ल है तो इसका पेयर में ये क्षार बन गया, तो ये संयुग्मी अम्ल क्षार हो गया, और फिर इसका H2O H3O प्लस ये इसका क्षार अम्ल संयोग में बन गया। तो इस प्रकार ब्रोंस्टेड-लोरी महोदय ने समझाया। लेकिन जिस प्रकार अर्हेनियस की एक सीमा थी, उसी प्रकार ब्रोंस्टेड-लोरी महोदय की अवधारणा की भी एक सीमा है। कि अर्हेनियस की सीमा क्या थी कि जिन पदार्थों के अंदर H प्लस आयन या OH माइनस आयन होते हैं वो अम्ल क्षार की प्रकृति दर्शा पाते हैं अपनी। यहाँ ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा की सीमा ये हो गई कि जिनमें प्रोटॉन देने की क्षमता है और जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो अम्ल क्षार हो गए। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जिनमें न तो प्रोटॉन होते हैं, न OH माइनस होते हैं, न H प्लस आयन होते हैं, वो कैसे मतलब अपनी अम्ल क्षार की प्रकृति को दर्शा सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए CO2 है, SO2 है। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे मतलब यौगिक हैं जिनमें H प्लस आयन या OH माइनस आयन या किसी भी प्रकार का कोई प्रोटॉन नहीं है, तो वो अम्ल क्षार प्रकृति किस प्रकार दर्शाएंगे। तो इसको हम आगे की अवधारणा लुईस थ्योरी के अंदर देखते हैं। लुईस थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रॉन आधारित अम्ल क्षार अवधारणा है, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं।